इसे कहते हैं 56 इंच की छाती। दरअसल इजराइल ने धमकी दी थी। अभी हाल ही में 7 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे। जो इजराइल भक्तों के लिए पापा हैं, ताकतवर हैं, उन पर 200 रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल ने अब तक एक पटाखा, एक सुतली बम नहीं मार पाया है। और सोचिए किस तरह से इजराइल कमजोर लेबनान पर हमला कर रहा है, कमजोर हमास और फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। आज इजराइल ने धमकी दी थी कि अगर ईरान के विदेश मंत्री का जहाज लेबनान आया तो हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ विदेश मंत्री पर तो इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। और आज जहाज उतरा बेरूत में, जो लेबनान की राजधानी है, और इजराइल देखता रह गया। उतना ही नहीं, फ्रांस के साथ भी तनातनी हो गया है। सोचिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में फ्रांस की कंपनी के कुछ काम थे, फैक्ट्रियां थी या कुछ बिजनेस था, उसको इजराइल ने तबाह कर दिया। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा और हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। तो अब इजराइल जो है वो नासूर बन चुका है और वो अब यूरोपियन नेताओं की भी नहीं मान रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरा युद्ध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसलिए शुरू किया क्योंकि वो सत्ता से नहीं हटना चाहता था। अगर इजराइल में चुनाव होता तो उसकी सत्ता जाने वाली थी। उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। और सोचिए किस तरह से इजराइल आज धमकी दे रहा था कि अगर लेबनान में ईरान का जहाज उतरा, विदेश मंत्री आया, तो हम उस पर हमला करेंगे, और नहीं हमला कर पाया। 7 दिन हो गए, एक पटाखा नहीं फोड़ पाया ईरान में। रूस के राष्ट्रपति, जो भारत का रूस अभिन्न अंग है, अभिन्न दोस्त है, जिसने भारत और रूस की दोस्ती दुनिया में कही जाती है, तो पुतिन ने भी कहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो हिटलर है, यहूदी है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए इस तरह से ये युद्ध जो है, तो सोचिए इसका मतलब साफ है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों पर हमला कर रहा था। इजराइल जो है वो सिर्फ कमजोर देशों पर हमला कर रहा था। उसका बस सिर्फ फिलिस्तीन पर चल रहा था, हमास पर चल रहा था और लेबनान पर चल रहा था। क्योंकि लेबनान के पास, फिलिस्तीन के पास अपना सैनिक नहीं है, उनके पास अपना हवाई जहाज नहीं है, नौसैनिक नहीं है, वो किसान देश है और व्यापार चलता था उनका। लेकिन इजराइल ने उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन सोचिए, जब ईरान से पाला पड़ा तो इजराइल कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। खुद इजराइल ने मैसेज दिया अमेरिका को कि अमेरिका को कहा जा रहा है कि ईरान को समझाइए कि वो हमला ना करे। और आज तो अद्भुत समाचार है। सोचिए, खुद इजराइल ने कहा कि हम अगर ईरान के विदेश मंत्री बेरूत आते हैं, लेबनान आते हैं, तो हम उनके जहाज को आकाश में उड़ा देंगे। उसके बाद ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया हमारे विदेश मंत्री पर तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। आपको बता दूं, अगर सैन्य ताकत की तुलना करें तो इजराइल से किसी भी मामले में ईरान कम नहीं है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सोचिए, जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि 1 करोड़ की इजराइल की आबादी है और 10 करोड़ की आबादी ईरान की है। ईरान के पास भी 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक के मार करने वाला मिसाइल है, टैंक है, टैंक तो ज्यादा है। ईरान के पास इजराइल से ज्यादा टैंक है। उसके बाद आपको बता दें कि उसका एयरफोर्स भी 500 से 600, उनके पास विमान भी है। जो एयरफोर्स है उनके पास विमान है, नेवी है। तो ओशियन, सागर में भी लड़ने की क्षमता है ईरान की। और अगर मुस्लिम देशों की बात करें, तमाम गल्फ कंट्री की बात करें, इस्लामिक देशों की बात करें, तो ईरान जो है वो इन तमाम मुस्लिम देशों में सबसे मजबूत देश है। और इसी वजह से 7 दिन हो गए हैं इजराइल पर बमबारी किए हुए, लेकिन ईरान पर अब तक एक पटाखा भी नहीं चला पाया है इजराइल। इसका मतलब है कि इजराइल डर गया है, सहम गया है और अब ये युद्ध अगर ईरान चाहे तो रोकना पड़ेगा। ईरान के नेता जो प्रमुख हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह मानवता के खिलाफ है।
फिलिस्तीन और हमास के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। और मैं शुरू से कह रहा था कि एक एक इंच जमीन जो है वो लौटानी होगी, और ये अब होता हुआ दिख रहा है। और ईरान जब इजराइल के पीछे पड़ गया इस युद्ध में, समझिए कि अब चाह कर भी अमेरिका इजराइल को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि रूस और चीन जो है वो लगातार हथियारों की सप्लाई बढ़ा रहा है। इस कदर, चूंकि रूस इस मामले में पीछे नहीं हटने वाला है, चीन का अपनी मार्केट पॉलिसी है। तो ये देख लीजिए कि इस देश, जिस तरह से यूक्रेन एक छोटा सा देश था, लेकिन रूस उस युद्ध में फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। वो न वापस हो रहा है, अगर वापस होता है तो मैसेज जाएगा कि रूस हार गया, वो युद्ध जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मदद जो है वो यूरोप के देश कर रहे हैं, नेटो कर रहा है, और इस वजह से वो फंस गया है। उसी तरह से इजराइल जो है वो इस युद्ध में फंस गया है, और अगर वो पीछे हटता है तो बेंजामिन नेतन्याहू को जाना पड़ेगा। अगर वो युद्ध को कंटिन्यू करता है तो इजराइल की चारों तरफ से कमर टूट रही है। जिन देशों से इजराइल लड़ रहा है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिलिस्तीन के पास अब उनको जितना फिलिस्तीनियों का नुकसान होना था वो हो चुका है, जितना फिलिस्तीन को बर्बाद होना था हो चुका है। वहां बच्चे, महिलाएं, मासूम, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है, गजा पट्टी को और फिलिस्तीन को। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इस युद्ध में लगातार कंटिन्यू करेगा। यमन का मदद मिल रहा है, जो हुती के लड़ाके हैं उसको मदद मिल रहा है। उसके बाद इराक के जो लड़ाके हैं उसकी भी अब इजराइल को मदद, फिलिस्तीन को मदद मिल रहा है। सीरिया से मदद मिल रहा है, और ईरान तो अब इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो गया है। और ईरान का शामिल होने का मतलब है कि पूरा यूरोपियन कंट्री जानता है कि ईरान के पास अपनी क्षमता है, न्यूक्लियर पावर भी है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री को जो लगभग ये कोशिश थी कि इस युद्ध में हम विजयी होंगे, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यकीन मानिए कि धीरे धीरे ही सही इस युद्ध में इजराइल जो है वो अपनी हार की तरफ बढ़ रहा है, अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और देर सवेर ये युद्ध खत्म होगा और एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो सकती है, क्योंकि 100 से ज्यादा देशों ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ अपनी बात कही है। इसका मतलब है कि अगर कोई बैठक होगी, इंटरनेशनल ग्लोबली कोई बैठक होगी, तो फिलिस्तीन का एक एक इंच जमीन इजराइल को लौटाना पड़ेगा, प्लस उस देश को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, चाहे लेबनान हो या फिर फिलिस्तीन हो, या फिर एक लंबे युद्ध में जाना पड़ेगा। सोचिए, अमेरिका के पास इतनी क्षमता थी, इतनी ताकत थी, लेकिन वो अफगानिस्तान को कवर अप नहीं कर पाया। और फाइनली अमेरिकियों ने तालिबान के सत्ता को स्वीकार कर लिया, तालिबान के हवाले अफगानिस्तान किया, और वो वहां से भाग गए, निकल गए। तो ये स्थिति है। और सोचिए कि ये युद्ध जो है उससे भारत पर भी असर पड़ रहा है। चीन ताक लगाए हुए है कि वो सिंपैथाइज कर रहा है ईरान को, हमास को, फिलिस्तीन को, ताकि मिडिल ईस्ट के मार्केट पर कब्जा किया जाए। वैसे भारत में जो भक्त है उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भारत का जो पूरा कारोबार है वो मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। हमारा सारा निर्यात मिडिल ईस्ट में है। भारत के लाखों लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, और भारत की विदेश नीति क्लियर है, वो फिलिस्तीन के साथ है। हमास हो या हुती हो या हिजबुल्ला हो या तालिबान हो, ये सब भारत सरकार की जो लिस्ट है उसमें आतंकी संगठन नहीं है। और भारत के द्विपक्षीय संबंध हैं इन देशों के साथ, और भारत के लाखों लोग मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। और इस लिहाज से भारत की पॉलिसी है वेट एंड वॉच की, और भारत शांति के मामले में मध्यस्थता कर सकता है। भारत की एक साख है, भारत की शांति सेना की साख है, जो दुनिया को मंजूर होता है। तो भारत की भूमिका एक न्यूट्रल है और मध्यस्थता करने की है। भारत चाहता है कि शांति हो, भारत सरकार की पॉलिसी है, भारत सरकार की विदेश नीति है कि वहां पीस हो। और चीन की नजर है कि उस मार्केट पर कब्जा किया जाए। रूस खुद फंसा हुआ है युद्ध में, इसलिए मदद कर रहा है। तो सच्चाई यही है कि ईरान के इस युद्ध में आने के बाद इजराइल के पास अब कोई चारा नहीं है, या तो उसको बर्बाद होना है या वो युद्ध रोकेगा। वैसे भक्तों को इतनी समझ नहीं है। और जाते जाते एक बात बता दूं कि रूबिका लियाकत जो है वो लेबनान जा रही है कवर अप करने के लिए। पहले वो इजराइल गई थी, इस बार लेबनान जा रही है। इजराइल
वक्त पर पता चलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।